नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर करने वाले हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए मैथ्स के सवाल, जो आगे आने वाले MP फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 1680 और 140 है। यदि एक संख्या 560 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए कि दो संख्या दी हो, ठीक है, और उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया हो, तो फार्मूला होता है, याद रखना, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, और महत्तम समावर्तक का जो गुणनफल होता है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, a इंटू बी के बराबर होता है। मैं मान के चलता हूं कि दो संख्याएं क्या है, a और b है, तो दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 1680 और 140 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1680 गुणित 140 बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या 560 है, a की वैल्यू 560 है, ये मान के चलता हूं, और दूसरी संख्या ज्ञात करो कह रहा है, b बराबर मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। पक्षांतर कर दूंगा, ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1680, ठीक है, गुणित 140 बटे क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कैसा कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 14 चौके 56, 4 बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 0, b की वैल्यू कितनी जाएगी भाई साहब, 420 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरी संख्या क्या होगी, 420 होगी। सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 कह रहा है, 5 की घात 24 का वर्गमूल क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 की घात 12, 5 की घात 23, 5 की घात 3 या 5 की घात 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, 5 की घात 24 का वर्गमूल क्या है, ये सवाल में पूछ रहा है। अभी इसको आप भूल जाओ। ये मान के चलिए कि अगर मैं आपसे पूछता कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो आप फटाक से बताते सर 16 का वर्गमूल होता है 4। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि मैं 16 का वर्गमूल पूछ रहा हूं, तो 16 को अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सर 16 का वर्गमूल पूछ रहा हो, इसका मतलब होता है अंडर रूट के अंदर 16, ठीक। अगर मैं पूछता कि सर 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल आप बता देते 3, लेकिन इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 9 है, ठीक है, करड़ी के अंदर 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ 5 की घात 24 का वर्गमूल क्या है, ये सवाल में पूछा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की घात 24 क्या है, करड़ी के अंदर है। 5 की घात 24 क्या है, करड़ी के अंदर है, ठीक है। और करड़ी बराबर क्या होता है दोस्तों, करड़ी की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होगा, 1/2 होती है, ठीक है। तो 5 की घात 24 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी पूरी की घात ऐसा 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। 5 की घात 24 और करड़ी बराबर क्या होता है, 1/2। अब ये गुणा जो घात है दोस्तों, देखिए यहाँ 24 घात में और सबकी घात क्या है, 1/2 है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात क्या हो जाएगा, 24 गुणित 1/2, और 24/2 कितना हो जाएगा, 12। तो 5 की घात क्या हो जाएगा, 12, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 5 की घात 24 का वर्गमूल क्या होगा, 5 की घात 12 हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान सवाल था, लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मैं मान के चलता हूं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, x है, ठीक है। अब कह रहा है 20% की छूट दे रहा है और 16% की क्या दे रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक है। क्रमिक छूट मतलब क्या होता है, लगातार छूट दे रहा है, ठीक है। पहले 20% छूट दे दिया, फिर 16% छूट दे दिया, ठीक। तो अंकित मूल्य कितना है, x है, ठीक है। x गुणित 20% की छूट दे रहा है। देखिए, पहले 20% की छूट दे रहा है, तो 100 में से क्या करूंगा, 20 को हटाऊंगा, तो x गुणित 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में से 20 घटा दूंगा तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कम से क्या करूंगा मैं, अब 16% की छूट दे रहा है, दूसरी छूट, तो 100 में से 16 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 84 बच जाएगा, 84/100 हो जाएगा। और कितने में बेच रहा है, 1680 रुपए में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य हो गया। जब भी क्रमिक छूट का सवाल दिया हो तो अंकित मूल्य गुणित 100 में से घटाना है, ठीक है, बटे में 100 करना है, 100 में से घटाना है, बटे में 100 करना है, और विक्रय मूल्य बराबर लिखना है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 1680, ठीक है, गुणित 100, ठीक है, गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा आपका
80 गुणित क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक, अब काटेंगे इसको, कैसा कटेगा, देखो एक जीरो सबसे पहले लास्ट का जीरो कटा दिया मैंने, है ना। अब यहां से 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और जीरो, ये हो गया 210। अब इसको काटते हैं यहाँ से, ठीक है, 4 से कट जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है, ये 4 से 100 कितने बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 21 आ गया, 21 का गुणा 21 बार हो गया, ठीक है, 21 एकम 21 और ये जीरो 10 बार कट गया। ठीक है, बचा क्या, ये 10 बचा, 25 बचा और 10 बचा, मतलब क्या कह सकते हैं 25 गुणित 10 गुणित 10, ठीक है, ये 10 गुणित 10 100 हो जाएगा और 25 गुणा 100 में करूंगा तो 2500, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2500 रुपए क्या होगा भाई साहब, अंकित मूल्य होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया, बिल्कुल ईमानदारी से कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अंकित मूल्य लिखना है, जो लगातार छूट हुई है उसको 100 में से घटा के गुणा करना है और विक्रय मूल्य के बराबर रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है बस। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, पुस्तक के अंदर लिखा है 1 1 1 1 5 बार लिखा हुआ है और इसकी घात क्या लिखी, 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, जैसे मैं आपसे पूछता कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहते सर 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अगर बोलता कि 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3, ठीक है, और 2 1। देखो जितने बार एक लिखा है उतने बार संख्या पहले आगे जाएगी, यहाँ 2 बार एक लिखा था 11 में तो 1 2 गया। ठीक है, फिर 111 में क्या हुआ है, 3 बार एक लिखा था तो 1 2 3 तक गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, 3 तक गए, बढ़ते क्रम में गए 1 2 3, फिर इसके बाद 3 के बाद घटते क्रम में जाएंगे 2 1। ठीक है, इसी प्रकार से जब 5 बार एक लिखा हो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर देखो 5 बार लिखा है 1 तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद क्या चल जाएंगे घटते क्रम में, तो 5 के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखो ऐसे सवाल 11 का स्क्वायर आपको 121 पता रहता है, लेकिन 111 का स्क्वायर आपको याद तुलना है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में कैसे होते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में प्रैक्टिस से, जब आप इसको घर में प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आपको एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सीधा पता रहता है कि 5 बार एक है तो 1 2 3 4 5 उल्टा चल जाते हैं, फटाक से ऑप्शन नंबर बी में क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 है और इस प्रकार के सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है एग्जाम में। ठीक है, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करड़ी 3 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, करड़ी 3/4, ठीक है, करड़ी 3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ कितना दिया हुआ है, 9 करड़ी 3 दिया हुआ है। ठीक, करड़ी 3 से करड़ी 3 घट जाएगी तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, मतलब ए की वैल्यू की आ गई भाई साहब 6 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू की आ गई 6 आ गई, मतलब क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा मुझे मिल गई, कितनी है, 6 है। अब यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, कुल मिला के एग्जाम में जो सवाल कहना चाह रहा है ना, ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है वो। ठीक है, अब भुजा मुझे 6 मिल गई, ठीक है, भुजा मुझे 6 मिल गई, तो याद रखना जो वृत्त होता है, ठीक है, इसके बाहर जो वृत्त है इसकी त्रिज्या जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना, आर बराबर होता है ए बटे करड़ी 3। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू भी पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना, ये आर बराबर ए बटे करड़ी 3 होता है, यहाँ पे कैपिटल आर लिख लो। ठीक, तो आर बराबर ए बटे करड़ी 3 मतलब क्या हो जाएगा, 6 बटे करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, पाई गुणित आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 करड़ी 3, इसको और इजी करेंगे तो करड़ी 3 गुणित करड़ी 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 से कट जाएगा 6 2 बार, 2 करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 गुणित 2 करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्वायर हो रहा भाई, लेकिन याद रखना इसका स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, रहने दो, क्योंकि इस एग्जाम में जो आंसर आए हैं मतलब ऑप्शन में, ठीक है, वो पाई में है, तो इसको वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4 और करड़ी 3 का वर्ग 3, 4 गुणित 3 करोगे तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के सवाल। ठीक है, और अगर आपने जबर से भी लापरवाही किए तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक, चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पहली बार पेन कागज में बनाया हुआ वीडियो है। ठीक है, यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं अभी आपको बहुत जल्दी इस प्रकार की वीडियो देने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए 5 सवाल सीखे आज हमने, कैसे लगे
कमेंट करके जरूर बताया करो। क्लास कंटिन्यू रखना है, ठीक है। सवाल समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक। अगर आपको पेन कागज में मैंने पढ़ाया ये समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पेन कागज में वीडियो बनाने में मुझे क्या होता है, समय ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है, और आसान हो जाता है। क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि इजी वे पे आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि संसाधनों की कमी है ना। तो इसके कारण पेन कागज में पढ़ाया। तो पेन कागज की क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।